हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मुझे याद है मैंने आप लोगों को SPDF रोटेशंस के बारे में बताया था, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के मॉडल हमें दिए गए। बेसिकली एटम्स के मॉडल देते टाइम सबसे पहला जो चीज़ हमें ध्यान में रखना होता था वो ये होता था कि जो भी हम मॉडल दें वो एटम के जितने भी ऑब्जर्व फैक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहले मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। सीरीज़ जो थे लाइमैन, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सारे बाल्मर, तो ये सारे जो सीरीज़ थे तो बेसिकली ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट था। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का एक ऑब्जर्व फैक्ट था। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो वो काफ़ी आसान था उसको ऑब्जर्व करना और उसके बारे में पता करना कि बेसिकली क्या होता है। तो कोई भी एटम मॉडल, उसके बाद फिर डिफरेंट एटम मॉडल्स आने शुरू हुए। अभी में हम पढ़ेंगे उसको कि कितने तरीके के अलग अलग एटम मॉडल्स आए और कितने वो मॉडल सेटिस्फाई कर सके हमारे ऑब्जर्व फैक्ट के बारे में। तो बेसिकली हमने क्या क्या फैक्ट ऑब्जर्व किया था जब हाइड्रोजन एटम्स के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी। तो पहला ये था कि एटम शोज लाइन स्पेक्ट्रा नॉट कंटिन्यूसली। आपने देखा था आपको सीरीज ऑफ लाइंस मिले थे। तो बेसिकली एटम जो है वो एक लाइन स्पेक्ट्रा हमें एटम्स को जब हमने बहुत अच्छे तरीके से हाईली ऑब्जर्व किया तो हमने ये देखा कि जब हमने हाई रिजोल्यूशन पावर से उसको देखा लेंस से, तो हमने ये देखा कि लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, ना कि कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये था जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, थर्मो आयोनिक एमिशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मो आयोनिक एमिशन हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज थर्मो आयोनिक एमिशन? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, आप मुझे ये बताओगे व्हाट इज थर्मो आयोनिक एमिशन। कमेंट करके बताओ या फिर मेरे को मैसेज करो। और आप अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं ऐसे बताऊंगी आपको व्हाट इज़ थर्मो आयोनिक एमिशन। ठीक है, बट आपको मिल जाएगा। डेफिनेशन बहुत टफ नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, भले आपके दिमाग से स्लिप कर गया। और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा कैन एग्जिस्ट। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा कैन एग्जिस्ट हमने क्या बताया था कि बेसिकली जब भी हम कोई एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे स्पेक्ट्रा को, जो लाइन स्पेक्ट्रा हमें हाइड्रोजन में इवन हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऑब्जर्व किया था, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा सीरीज़ को ऑब्जर्व किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है। तो जब वो स्प्लिट होता है तो हम उसको फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बेसिकली फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा कैन ऑब्जर्व। तो ये हमारा एक ऑब्जर्व फैक्ट था। जो ये तीनों फैक्ट हमारा जो भी मॉडल होता वो ओबे करेगा, तभी वो मॉडल जो है वो एक सक्सेसफुल मॉडल होता। तो जब भी कोई भी मॉडल जो कि ऑब्जर्व फैक्ट को डिफाइन करे और रिलेट करे एटम्स के साथ, उससे ही हम एटॉमिक मॉडल और मॉडल ऑफ एटम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोर मॉडल जो था, इससे पहले समरफील्ड ने इंडिविजुअल एक मॉडल दिया था जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स पे आधारित था, बट वो इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं, उसने कुछ भी मतलब उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। फिर बोर समरफील्ड मॉडल आया जिसमें बोर ने जिसको हम बोर मॉडल भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी समरफील्ड मॉडल क्यों, कब, कैसे इसको फिर समरफील्ड में क्या समरफील्ड से भी कुछ थ्योरी ली गई, तो इसीलिए इसको बोर समरफील्ड मॉडल भी कहते हैं और मेनली इसको बोर मॉडल कहते हैं। तो बेसिकली बोर मॉडल इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो बोर ने इन 1913 बोर ने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल डेवलप किया
जो कि जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा था उससे एग्री कर रहा था। बहुत सारे जो हमारे ऑब्जर्व फैक्ट थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, तो उससे एग्री कर रहा था। तो बोर्ड ने वो मॉडल डिफाइन करने के लिए 2-4 पोस्टुलेट्स दिए थे। तो बेसिकली वो पोस्टुलेट्स क्या थे? An electron in an atom moves in a circular orbit about the nucleus under the influence of Coulomb attraction between the electron and the nucleus according to the law of classical mechanics. तो आप लोगों ने Coulomb's law पढ़ा है 12th में इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने Coulomb's law पढ़ा है कि दो चार्जों के बीच क्या फोर्स लगता है। कूलम ने उसको डिफाइन किया था अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो बोर्ड ने सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू ये डिफाइन किया कि जो एटम है, जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं और वो कूलम अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। और जो अट्रैक्शन होता है वो किसके किसके बीच होता है? इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। नेक्स्ट था out of infinite number of orbit, it is only possible for an electron to move in an orbit for which the magnitude of its orbital angular momentum, which is L, चूँकि यहाँ पे मैंने बोल्ड लिखा है, इसका मतलब दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π और h क्रॉस। इसको h क्रॉस भी कहते हैं। h क्रॉस इज इक्वल टू h/2π। ध्यान रखना आप, h क्रॉस इज इक्वल टू h/2π। तो बेसिकली सेकेंड पोस्टुलेट्स ये था कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिट हैं, ठीक है, हमारे पास इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट है, पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जो ये रूल सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ h क्रॉस आ गया, इट मीन्स दिस इज अ क्वांटम मैकेनिकल केस, ठीक है। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम जो है वो अगर h क्रॉस के इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो ही वो ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH क्रॉस होगा उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। और इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चूँकि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब है कि आपका एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लीड्स टू क्वांटाइजेशन ऑफ इस एनर्जी। यानी कि अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, NH क्रॉस है, तो उसी तरह से आपका उस ऑर्बिट का जो आपका एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो भी क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है ना। थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन। थर्ड वन इज योर इलेक्ट्रॉन in spite of its accelerated motion does not radiate electromagnetic energy while moving in an allowed orbit, means its total energy remain stationary or you can say constant. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब आप ये सोचो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, वो घूम रहा है, बट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे ऑर्बिट में मूव करता है जिसका कंडीशन है कि वो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड हो। और क्वांटाइजेशन के बाद चूँकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, बट वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इट मीन्स कि जितने भी अलाउड ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगा। जब वो रेडिएट ही नहीं कर रहा है तो वो एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, और अगर ये एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगा
और वो आराम से मूव कर सके ना। द फोर्थ वन, electromagnetic radiation is emitted if an electron discontinuously changes its motion so that it moves in a lower orbit of total energy. Electromagnetic radiation is emitted if an electron, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। Electromagnetic radiation is emitted if an electron discontinuously changes its motion so that it moves in a lower orbit of total energy. अब आप ऐसे समझो, दो एनर्जी लेवल है, दिस इज योर E1, दिस इज योर E2। तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट तभी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इससे पहले वाले में मैंने बोला कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहा है, वो अपने ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो वो रेडिएट नहीं करेगा। बट वो रेडिएट कब करेगा? वो रेडिएट तभी करेगा जब वो E1 से E2 से E1 पे जंप करेगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल एनर्जी पे। और मैं ये कह सकती हूँ E2 इज़ योर इनर्शियल एनर्जी लेवल से फाइनल एनर्जी लेवल पे अगर वो जंप करता है, मतलब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट डिसकंटिन्यूअसली चेंज इट्स मोशन सो दैट इट मूव्स अ लोअर ऑर्बिट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करेगा? ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ अगर वो मूव कर रहा है और अपना मोशन चेंज कर रहा है, तभी रेडिएशन होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्बिट से दूसरे, मतलब अगर मैं हायर एनर्जी स्टेट में हूँ और फिर मैं मूव करते करते एक लोअर एनर्जी स्टेट में आ गई, तो वो जो मेरा डिसकंटिन्यूटी आया ऑर्बिट चेंज करते टाइम, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। और जो फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा एनर्जी ऑफ इनर्शियल ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ इनर्शियल ऑर्बिट माइनस टोटल एनर्जी ऑफ फाइनल और लोअर ऑर्बिट डिवाइडेड बाय h। तो बेसिकली ये भी एक क्वांटम मैकेनिकल पोस्टुलेट्स है। पहला वाला आपका क्लासिकल मैकेनिक्स पोस्टुलेट्स था, इसीलिए ये माना जा रहा था कि जो ये माना गया है कि हमारा जो बोर ने जो पोस्टुलेट्स लिया था या बोर ने जो मॉडल दिया है वो क्या है, वो मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन एटम जो है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बेसिकली हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या होगा आपका, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी है एक टेंजेंट जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये वेलोसिटी हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ZE मास जो होगा वो Z इंटू E, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन E। ठीक है, वो चार्ज है आपका, ये भी ZE जो है वो चार्ज है न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये है बेसिकली डायग्राम। तो एक मिनट, हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्रॉम बोर पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहले बोर पोस्टुलेट्स, आप बोर पोस्टुलेट सेकेंड पोस्टुलेट देखिए। सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या था, L इज इक्वल टू NH क्रॉस, बट क्लासिकल मैकेनिक्स L इज योर MVR, मास वेलोसिटी इनटू रेडियस, MVR। तो बेसिकली पहला पोस्टुलेट से इन्होंने ये लिया, और रदरफोर्ड मॉडल
अगर आप इसको नहीं भी कंसीडर करो तो भी आपको क्या बताया गया कि ये जो क्लासिकली सोचना, आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उसमें आपको पता है कि कोई भी मोशन या फिर कोई भी फोर्स जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, हमें क्या पता है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच भी एक फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली दो फोर्स यहाँ काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एंड कूलम्स, सेंट्रीपिटल एंड कूलम्स लॉ, और ये एक दूसरे के बराबर है, तभी आपका जो ऑर्बिट है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन आपका ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन आपका ये हो गया, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे MVR को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद मैंने ये यहाँ पे पुट कर दिया और R की वैल्यू निकाल दी। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद मैंने R का वैल्यू निकाला, विच इज़ नोन एज बोर रेडियस फॉर n इज इक्वल टू 1। मतलब ये एक बार आप बुक में देख लेना, मैंने आप लोगों को बुक प्रोवाइड किया हुआ है, तो एक बार बुक में देख लेना। इसका कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस यही दोनों पॉइंट आपको समझना है। दिस इज़ बोर पोस्टुलेट्स और रदरफोर्ड मॉडल। अगर आपको रदरफोर्ड मॉडल याद नहीं रहता है तो यही याद रखिए कि कोई भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपको पता है वहाँ सूडो फोर्स लगेगा, एंड सूडो फोर्स इज टू mv²/r, और सूडो फोर्स को इक्वलाइज कौन कर रहा है, तो सूडो फोर्स को इक्वलाइज कर रहा है कूलम फोर्स, तो कूलम फोर्स इज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², और आपको पता है यहाँ पे Q1 Q2 क्या है। Q1 इज योर न्यूक्लियस का चार्ज और Q2 इज योर इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों पोस्टुलेट्स को इक्वलाइज करने के बाद R की वैल्यू निकाली गई, विच इज बोर रेडियस। उसको मतलब बेसिकली न्यूक्लियस से पहला इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव कर रहा होगा उस फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा उसको कहते हैं बोर रेडियस फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब पहला ऑर्बिट के लिए। आपको मैंने n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 इन सब के बारे में बताया है। तो बोर रेडियस n इज इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करके बोर रेडियस निकाला गया। तो ये आपको याद रखना है बेसिकली, ये इसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद फिर इन्होंने वेलोसिटी निकालना चाहिए। फिर वेलोसिटी r मुझे पता है, अब मैं वेलोसिटी निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, सेम प्रोसेस, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh क्रॉस, v इज इक्वल टू nh क्रॉस बाय m। वो मुझे पता है वो रेडियस का क्या है। तो उसके बाद ये इन्होंने ना A0 इज़ योर बोर रेडियस। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट जगह से उठाया है, इसलिए प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो इसलिए मैं बोल रही हूँ किताब से। ये देखो h²ε0/π/z²m, और यहाँ पे 4πe0 h×2/m²। h×2 को जब आप खोल के h/2π लिखोगे का होल स्क्वायर तो आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी बुक्स अगर कॉपी है पास में तो एक बार पॉज करके इस चीज़ को देख लो। ठीक है ना, तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी और फिर उनको वी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, वी की वैल्यू मिलने के बाद फिर उन्होंने n के लिए सॉल्व कर लिया। तो कोई मतलब ही नहीं है n के लिए क्या, सिर्फ आपको n को अलग कर लेना है, और n इज इक्वल टू 1 के लिए जो आपका बोर रेडियस है
उसको पुट कर देना। ये चीज़ें आपको पता है। ए नॉट इज कॉल्ड द बोर रेडियस, इट इज़ द डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इट्स लोअर एनर्जी और ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 1 बिकॉज यू नो दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर n की वैल्यू 0 नहीं होगी, n की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो 1 इज फॉर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ए नॉट इसलिए लिखता है ताकि ग्राउंड स्टेट का ग्राउंड स्टेट को ए नॉट से ही या आर नॉट से ही डिनोट करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये मैं आपको कहूँगी कि ये आप खुद से सॉल्व करो एक बार। देखो ये बेसिकली ए नॉट आर नॉट, ये R1 R2 और आप R1 R2 R3 ऐसे करके भी निकाल सकते हो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। ठीक है ना। उसके बाद हमने एनर्जी निकाला हाइड्रोजन एटम्स की। तो हाइड्रोजन एटम का जो ऑब्जर्व एनर्जी वैल्यू थी और जो थियोरेटिकल निकल के आई वो सेम निकल के आई। दिस इज फर्स्ट एनर्जी स्टेट का मतलब बेसिकली ग्राउंड स्टेट एनर्जी का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या प्रोसेस है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² बिकॉज और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू EV। सब कुछ आपको पता है। ये आपका एनर्जी है, कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपका, और ये काइनेटिक एनर्जी है। इन्होंने V की वैल्यू ऑलरेडी पीछे मैंने निकाला हुआ है, तो V की वैल्यू पुट कर दी है। काइनेटिक एनर्जी ये निकला, पोटेंशियल एनर्जी ये निकला। माइनस साइन क्यों लगाते हैं ये क्वेश्चन भी आपका है। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन फिर से सुन लो। यहाँ पे दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी -QV और EV है। वाई दिस माइनस साइन? आप बताओगे ये मुझे, ठीक है? कमेंट करिए या फिर मेरे को मैसेज करिए। ये आप बताओगे वाई यू इज इक्वल टू -EV। उसके बाद टोटल एनर्जी इज योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -KE बिकॉज U इज इक्वल टू -2KE। तो -2KE प्लस KE -2KE इज इक्वल टू -KE। तो ये आपका हो गया। और फिर EN इज इक्वल टू Z²/N²। n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे हम तो हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकल के आएगा विच इज़ दिस। तो अभी आप इसको भी कॉपी पे अभी के अभी सॉल्व करो, क्लास ख़त्म होने के बाद सॉल्व करो, पर इसको बिना सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ना। ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं ये बुक में मैंने आपको ऑलरेडी बुक सेंड कर चुकी हूँ मैं आप लोगों के मेल ID पे। तो आप बुक देखिए, अगर कहीं डाउट होता है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए या पूछिए, ठीक है? रेडबर्ग कांस्टेंट ये मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली कुछ नहीं है इसमें। ये आप लोगों ने सीरीज़ वाला बाल्मर सीरीज़ का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n1² - n2²। तो ये जो RH है उसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। अगर इसको याद कर सकते हो तो याद करो, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, बस आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम के लिए जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये था। और लिमिटेड केस जब बहुत हैवी एलिमेंट की बात होती है तो उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये निकल के आता है। उसके अलावा रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाइए, आपके सिलेबस में भी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया था और उसके बाद से ही इसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो बेसिकली आपके सिलेबस में ये चीज़ है नहीं, बट आप ये इसको याद रखिए। ये क्या है आपके सीरीज़ का n=1 में आपका कौन सा सीरीज़ हो जाएगा? लाइमन सीरीज़ हो जाएगा। n=2 में बाल्मर सीरीज़ हो जाएगा। n1=3 पुट करा तो पास्चन सीरीज़ हो जाएगा। n1=4 पुट करा तो ये ब्रैकेट सीरीज़ हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया, सिर्फ RH क्या था वो नहीं बताया। तो RH इज़ योर रेडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है दिस। फॉर हाइड्रोजन ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये हैवी एटम्स के लिए, हैवी एलिमेंट के लिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ
शॉर्टकमिंग्स भी थे। हमारा जो बोर्ड ने जो पोस्टुलेट्स दिए और बोर्ड ने जितनी चीज़ें एक्सप्लेन की वो तो एक्सप्लेन हो रहा था, पर उसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑब्जर्व फैक्ट थे जो बोर्ड ने मतलब बोर्ड जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसके पोस्टुलेट ने उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका? फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बेसिकली वही एक्सटर्नल फील्ड में जैसे ही रखा वहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर हुआ, और फाइन स्ट्रक्चर जब हुआ तो वो एक्सप्लेन बोर्ड मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ना अब क्या हुआ जो ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा हो गया, तो वो फाइन स्ट्रक्चर नहीं कर पाया। कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा को वो बिल्कुल भी, वो हाइड्रोजन हीलियम एक दो ऐसे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम्स को तो फिर भी वो किसी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा था, बट जब हम कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा की तरफ बढ़े तो वो उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। अनएबल टू एक्सप्लेन द इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन हर सीरीज़ में अपना अपना उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम ज़्यादा ऐसी हो रही थी, तो इंटेंसिटी जो वेरी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक सीक्वेंस वाइज हो रहा है, उसमें क्या ऐसा है या क्या फार्मूला है। हम लोगों ने इंटेंसिटी फार्मूला, बहुत सारे इंटेंसिटी फार्मूला पढ़े हैं, आप जब ऑप्टिक्स पढ़ते थे तो वहाँ इंटेंसिटी पर ये जो हमने स्पेक्ट्रा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें मिला है उसमें इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे हो रहा है, इस चीज़ को भी बोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये था कि हमें कुछ चीज़ें और इसमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ें और थी जो हमें सोचने की ज़रूरत थी, और कुछ चीज़ें थी जो छूट रहा था हमें मतलब साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है और क्यों हम इस चीज़, जब हम आधी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुके हैं तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे क्यों हैं जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑब्जर्व फैक्ट में जो फाइन स्ट्रक्चर था वो हाइड्रोजन के केस में 5 था, बट जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे बोर थ्योरी से, जब हम इसको एक्सप्लेन किए तो हमें फाइन स्ट्रक्चर 3 ही मिल रहे थे, 2 गायब हो जा रहे थे। ठीक है, तो ये फाइन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाना सबसे बड़ा शॉर्टकम्स था इसका। तो अब इनको एक नई थियोरी की ज़रूरत थी, नई चीज़ें सोचने की ज़रूरत थी, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आना था। तो फिर आगे के अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वो थिंकिंग क्या थी और कैसे क्या हुआ। बाकी मेरा होमवर्क ज़रूर कर लेना। पहला तो ये कि थर्मो आयोनिक एमिशन क्या होता है, सेकेंड इज़ वो नेगेटिव साइन क्यों था, और थर्ड है तुमको पूरी जो उसकी डेरिवेशन है वो खुद से अपने हाथों से उसको करना है, बुक्स से हेल्प लो या खुद से करो। वैसे मुझे नहीं लगता आपको बुक की ज़रूरत है, आप बस 2 इक्वेशन अगर आपके जहन में रह जाए तो आप बहुत आराम से सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। फिर वो आर हो, वी हो, वॉटेवर XYZ कुछ भी हो, आप उसको सॉल्व करो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि ये शॉर्टकमिंग्स से निकलने के लिए किसने क्या सोचा, क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।